हेलो बच्चों, हम लोग आज इकोलॉजी का सेकंड नंबर चैप्टर देखने वाले हैं जिसमें हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जहां पर इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम कहाँ से आया, पहले बार ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। इकोसिस्टम में से हर साल नीट में देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो नीट के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ में बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि खाद्य जाल वगैरह, खाद्य श्रृंखला, ये सब चीज़ आएगी इसमें। ठीक है, तो नीट के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। साथ में बोर्ड वाले बच्चे भी यहाँ से थ्योरेटिकल चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग क्या है कि इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है, ये रिलेटेड रहता है इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी से। तो परिस्थिति में जो भी तंत्र यूज होते हैं, जो भी चीजें हैं इस पृथ्वी में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो ये क्लास 12th के एनसीईआरटी के 12th नंबर का चैप्टर है। मतलब एनसीईआरटी में 12th नंबर के चैप्टर में दिया गया है। और इस पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग परितंत्र के बारे में पढ़ते हैं, परितंत्र कैसे चलती है, कैसे काम करती है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखते हैं हम लोग, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, इकोसिस्टम को। तो इको और सिस्टम, इकोसिस्टम जो है 2 वर्डों से बना है। इको का मतलब होता है यहाँ पर इकोलॉजी, इको का मतलब है यहाँ पर इकोलॉजी, और सिस्टम का मतलब होता है ना, सिस्टम का मतलब तंत्र। मतलब बोला जाए तो इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं परिस्थितिकी, इसको हम बोलते हैं परिस्थितिकी, परिस्थितिकी, और इसको हम क्या बोलेंगे, तंत्र बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखो इकोसिस्टम जो शब्द दिया गया था पहले बार, जो वर्ड दिया गया शब्द, वो किसके द्वारा दिया गया, तो शब्द दिया गया था, इकोसिस्टम शब्द दिया गया A.G. टेंसले नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। A.G. टेंसले नाम के साइंटिस्ट के द्वारा क्या दिया गया है, इकोसिस्टम वर्ड या इकोसिस्टम टर्म दिया गया है। टर्म मतलब होता है शब्द। तो क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, इकोसिस्टम टर्म किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है, एजी टेंसले के द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, आर्थर जॉर्ज टेंसले होता है, आर्थर जॉर्ज टेंसले। आर्थर जॉर्ज टेंसले के द्वारा क्या दिया गया है, इकोलॉजी टर्म दिया गया है। लेकिन देखो क्या है, टर्म कोई और देने वाले लोग रहते हैं और इसके फादर वगैरह जो रहती है वो अलग होती है। मतलब जो ज़्यादा डिटेल स्टडी किया रहता है या जो पहले बार इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया रहता है, उसको हम लोग फादर ऑफ इकोलॉजी या इकोसिस्टम ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और जानेंगे कि फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी किसको बोलते हैं। तो फादर ऑफ इकोसिस्टम किसको बोलेंगे हम लोग, O.P. ओडम को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, O.P. ओडम। O.P. ओडम नाम के साइंटिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो क्या है, इसने क्या किया था, E.P. ओडम नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दिया। तो पारिस्थितिकी तंत्र की एक परिभाषा दिया है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसने क्या दिया, एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन, महत्वपूर्ण परिभाषा दिया। किसने, E.P. ओडम ने क्या बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, या हम इसको दूसरे तौर पर और भी बोल सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति या पर्यावरण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमें 2 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम जानने को मिला। कौन कौन से, एक पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया, A.G. टेंसले नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, और जो फादर ऑफ इकोसिस्टम बोलते हैं जिसको किसको बोलते हैं हम लोग, O.P. ओडम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, O.P. ओडम। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो इसके बाद हम लोग डेफिनेशन भी देखें इसका क्या, कि पारिस्थितिकी में क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है, प्रकृति की संरचनात्मक एवं
क्रियात्मक इकाई होती है। कौन? ये पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। इसके आगे हम लोग देखें, देखो क्या होता है जब हम लोग इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी और भी बातें रहती है जिसको हमें जानना जरूरी रहता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक्चुअल में है क्या। तो देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको भी जानना जरूरी है कि पारिस्थितिकी तंत्र में देखना, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाएं मतलब उसके बाउंड्री जो होती है अतिव्यापित करती है। मतलब क्या है, यहाँ पर एक इकोसिस्टम जो है दूसरे इकोसिस्टम से जुड़े हुए रह सकती है। अतिव्यापन का मतलब ये होता है ओवरलैपिंग करना, मतलब एक के ऊपर में दूसरा। मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि एक इकोसिस्टम यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ से दूसरा इकोसिस्टम शुरू होगा, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते। एक इकोसिस्टम के ऊपर में दूसरा इकोसिस्टम भी क्या हो सकता है, अतिव्यापित हो सकता है। ठीक है। दूसरा बात यह है इंपॉर्टेंट कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होती है, पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी एवं अस्थायी हो सकते हैं। स्थायी एवं अस्थायी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या बात है। तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र में, प्रकृति में बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम बने हुए हैं। कुछ जो इकोसिस्टम होते हैं अस्थायी रहते हैं पूरी तरीके से, कुछ इकोसिस्टम जो है स्थायी हो सकते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि, है ना, बोलेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या स्थायी होती है, तो नहीं, स्थायी के साथ साथ अस्थायी भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा और भी बात है। तीसरी बात क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र छोटी या बड़ी हो सकती है। छोटी या बड़ी हो सकती है, मतलब एक जो इकोसिस्टम है वो तो स्मॉल हो सकता है या तो फिर लार्ज भी हो सकते हैं, तो छोटी या बड़ी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा और भी एक बात है क्या कि पारिस्थितिकी में देखना, पारिस्थितिकी छोटी या बड़ी हो सकती है। पारिस्थितिकी में क्या हो सकता है, यह स्वनियंत्रित एवं स्वचलित हो सकती है। स्वनियंत्रित एवं स्वचलित हो सकती, स्वचलित हो सकती है। स्वनियंत्रित या स्वचलित हो सकती है। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्या क्या बात देखें कि पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाएं अतिव्यापित करती है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। तीसरा क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र छोटी या बड़ी हो सकती है। उसके अलावा पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी क्या होता है, यह स्वनियंत्रित एवं स्वचलित हो सकती है, मतलब सेल्फ रेगुलेटरी हो सकती है, सेल्फ सस्टेनेबल हो सकती है, मतलब स्वयं नियंत्रित हो सकती है, स्वयं स्वचलित हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा और देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम किससे बना रहता है और क्या क्या चीजें इसमें होती है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में दो इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, तो इसके क्या होते हैं, इसके दो घटक होते हैं। किसके, इसके दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, महत्वपूर्ण घटक हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा, तो एक होता है जैविक घटक। कौन सी घटक, जैविक, और दूसरा क्या होता है, अजैविक घटक हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, बायोटिक कंपोनेंट जो होती है मतलब जैविक घटक। अब चूंकि जैविक का मतलब हो गया इसमें जीव है, तो जीव कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें जीव हो सकता है या तो एनिमल हो सकते हैं, या तो जीव कौन हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं। माइक्रोब्स मतलब बोला जाए कि यहाँ पर जंतु हो सकते हैं, यहाँ पर पादप हो सकते हैं, या तो फिर सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। मतलब जैविक घटकों में इन्हीं लोग आते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें अजैविक घटक, जैसे कि अजैविक मतलब पर्यावरण में उपस्थित वो घटक जो जीवों के जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है और प्रकृति में उपस्थित रहते हैं। तो अजैविक घटक कौन कौन हो सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एयर। एयर का मतलब हवा, है ना, जो वायु होती है वो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं मतलब अजैविक घटक, वो होती है कौन, वाटर, मतलब हवा और जल।
उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लाइट, है ना, तीसरे नंबर लाइट होते हैं। उसके अलावा और क्या होते हैं, टेम्परेचर भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। उसके अलावा और भी होते हैं जो सॉइल वगैरह। तो एबायोटिक फैक्टर जो होती है, अजैविक घटक, प्रकृति में है और जीवों के जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। तो इसको भी हमें याद रखना है कि इकोसिस्टम में दो चीजें होती है, जैविक घटक और अजैविक घटक। इन दोनों से मिलकर ही परितंत्र बना हुआ रहता है या पारिस्थितिकी तंत्र बने हुए रहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना। इसके आगे हम लोग और देखते हैं। एक और देखते हैं यहां से, ठीक है। अब देखो, इकोसिस्टम जो होती है, जैविक घटक और अजैविक घटक तो हम लोग पढ़ लिए, है ना, कि जैविक घटक अजैविक घटक में हम लोग देखे भी क्या क्या देखे कि ये एनिमल, प्लांट और माइक्रोब जो होते हैं जैविक घटक में आते हैं, जबकि अजैविक घटक में एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल आती है, ये देखे हम लोग। लेकिन इकोसिस्टम के टाइप्स वगैरह भी तो जानना है हमें, तो इकोसिस्टम के टाइप जानेंगे यहाँ पर, है ना, कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो परितंत्र जो होती है इको सिस्टम, है ना, वो कितने टाइप की होती है, तो ये होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, क्या, इकोसिस्टम या बोल सकते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र, दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन से इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला होता है प्राकृतिक इकोसिस्टम, मतलब प्राकृतिक होंगे, मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होंगे। और दूसरा क्या होंगे, आर्टिफिशियल, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं हिंदी में क्या, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। चलो इसको पारिस्थितिकी तंत्र भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तंत्र। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि देखो, अब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो होती है ना, इसके एग्जाम्पल भी हमें जानना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल कौन कौन प्राकृतिक होते हैं, तो प्राकृतिक में दो प्रकार से हो सकते हैं ये। कैसे दो प्रकार से, तो सबसे पहला जो होता है एक्वेटिक, मतलब जलीय होंगे, एक्वेटिक मतलब जलीय, और दूसरा क्या होंगे, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होंगे। पहला क्या होंगे, जलीय होंगे, दूसरा क्या होंगे, स्थलीय होंगे। तो जलीय और स्थलीय का हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। जलीय में भी ना दो प्रकार का होता है ये, एक होता है पहला कौन सा, प्रवाहित जल वाला, प्रवाहित जल, और दूसरा वाला कौन सा होता है, स्थिर जल वाला हो सकता है। कौन सा वाला, स्थिर जल वाला। ठीक है, क्लियर यहाँ से कि प्रवाहित जल भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, स्थिर जल भी हो सकता है ना। तो प्रवाहित जल कौन कौन होते हैं, तो प्रवाहित जल कौन होते हैं, नदी, झरना, नाला वगैरह जो है, ये सब चीज क्या होती है, प्रवाहित जल वाले होते हैं। जबकि तालाब, झील, सरोवर, तालाब, झील, सरोवर, ये सब चीज क्या रहते हैं, स्थिर जल वाले हैं। मतलब इसका जल जो है ठहराव की स्थिति में रहेगा, जबकि इसका जल किस में रहेगा, ये जो है प्रवाहित होते रहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं नदी वगैरह, झरना, है ना, नाला वगैरह में पानी बहते रहता है, तो ये प्रवाहित जल है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रकार के होते हैं, प्रवाहित जल, दूसरा कौन सा, स्थिर जल। जबकि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा, वन, फॉरेस्ट वगैरह जो होती है ना। और उसके अलावा वन के अलावा और भी जो हो सकते हैं, घास के मैदान, घास के मैदान, ठीक है, और जंगल, और यहाँ पर पेड़ पौधे जो स्थलीय एरिया में जो रहते हैं, पेड़ पौधे जिसको नेचर ने हमें बनाया है ना, नेचर के द्वारा बनाया गया है। तो जंगल में पेड़ पौधे जो रहने हैं, स्थलीय एरिया में रहने वाले, देखो क्या होता है, वन और जंगल, पेड़ पौधे अलग अलग लिखने का रीज़न क्या है कि वन का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे साग झाड़ी और बहुत सारे और भी प्लांट हो सकते हैं। लेकिन जंगल में क्या रहता है, जंगल में, है ना, कहीं कहीं पर मानव बस्ती वगैरह भी बने हुए हैं, कहीं पर पेड़ पौधे ऐसे लगे हुए हैं जिसको आर्टिफिशियली उगाया गया है, लेकिन वो नेचर के साथ में ही शामिल हो जाते हैं। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में इन लोग आते हैं
कौन कौन से वन, घास के मैदान, ये सब चीज, ठीक है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार की होती है ना। कौन कौन से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार में हम लोग देखे, कौन कौन से, एक होता है जलीय और दूसरा क्या होता है, स्थलीय, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, तो इसके भी तो एग्जाम्पल होंगे। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन होते हैं, जैसे कि फसल, मतलब क्रॉप फील्ड वगैरह, दूसरा बगीचे वगैरह जो है, बगीचे, है ना। उसके अलावा और भी देख सकते हैं हम लोग, वनस्पति उद्यान वगैरह देख सकते हैं, वनस्पति उद्यान या जो गार्डन्स वगैरह जितने भी बनती है वो सब चीज़ें, है ना। उसके अलावा एक्वेरियम, एक्वेरियम वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, इन दोनों में डिफरेंसेस रहती है। कैसे, इसको प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जबकि इसको, है ना, मैन मेड होती है। मतलब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है, मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम का मतलब ये है कि मानव के द्वारा ही इसको क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि इकोसिस्टम दो प्रकार की होती है, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम हम लोग जाने, ठीक है। अब एक चीज और जानते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि देखिए इसके बाद में और चीजें हैं, है ना। तो देखो क्या है, हम लोग अभी देखें प्राकृतिक जो तंत्र होती है, पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार की होती है, ये देखें। लेकिन एक चीज और देखना है हमें, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब ये है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र जो होती है चार प्रकार की हो सकती है। आकार के आधार पर का मतलब ये है कि उसका साइज कैसे रहेगा, छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, उसके आधार पर, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती है, आकार के आधार पर चार प्रकार की क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र हो सकती है। चार प्रकार की क्या हो सकती है, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक, चार प्रकार की क्या हो सकती है, पारिस्थितिकी तंत्र हो सकती है। तो कौन कौन से वो चार प्रकार के होते हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ से जानेंगे। तो सबसे पहला पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो होता है मेगा इकोसिस्टम, मतलब मेगा का मतलब बहुत बड़ा। तो मेगा इकोसिस्टम के एग्जाम्पल जो रहते हैं वो आते हैं कौन, तो आते हैं ओशियन, मतलब महासागर। महासागर जो होती है मेगा इकोसिस्टम में आती है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। दूसरा मैक्रो इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम, इस माइक्रो इकोसिस्टम में आते हैं कौन, तो आती है इसमें फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब वन वगैरह आते हैं, है ना, मेगा इकोसिस्टम, इसमें मैक्रो इकोसिस्टम में, ठीक है। इसके अलावा तीसरा माइक्रो इकोसिस्टम, तो माइक्रो इकोसिस्टम, तो इस माइक्रो इकोसिस्टम में आते हैं, इसके एग्जांपल देखेंगे तो इसमें आते हैं पॉन्ड वगैरह, या इसको हम बोल सकते हैं तालाब वगैरह आती है इसमें, तालाब, ठीक है। इसके अलावा चौथा नंबर और एक इकोसिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नैनो इकोसिस्टम। क्या हम लोग बोलते हैं इसको, नैनो इकोसिस्टम। तो नैनो इकोसिस्टम में आती है अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद। तो पानी की एक बूंद भी क्या हो सकती है, इकोसिस्टम हो सकती है, ठीक है, क्लियर। देखो क्या है, जब भी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइज या साइज के आधार पर इकोसिस्टम को देखते हैं, चार प्रकार के हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला कौन सा, मेगा इकोसिस्टम, जिसमें महासागर आती है जो सबसे बड़ी है। उसके अलावा मैक्रो देखते हैं तो इसमें वन वगैरह फॉरेस्ट आते हैं। और तीसरा माइक्रो इकोसिस्टम है जिसमें पौंड या तालाब आती है। और चौथा क्या है, नैनो इकोसिस्टम, जिसमें पानी की एक बूंद भी क्या हो सकती है, पारिस्थितिकी तंत्र हो सकती है। लेकिन देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये चारों देखें तो चारों में क्या हो रही है, यहाँ पर इधर से देखा जाए तो इसकी साइज तो क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। मतलब देखो सबसे पहले क्या है, मेगा इकोसिस्टम, फिर मैक्रो, फिर माइक्रो, और उसके बाद में क्या है, नैनो। तो साइज तो कम होते जा रही है, साथ में जो सरलता है वो भी कम होते जा रही है, मतलब कॉम्प्लेक्सिसिटी भी क्या होते जा रही, कम होते जा रही है। तो मतलब कुल मिलाकर इसमें स्थायित्व की मैं जब बात करूं तो स्थायित्व के की बात करूंगा, स्थायित्व या स्टेबिलिटी की बात करूंगा, तो जो जिसका साइज ज़्यादा बड़ा रहेगा, मतलब जिसका जो आकार है इकोसिस्टम का वो ज़्यादा बड़ा रहेगा, उसके हिसाब से उसका क्या रहेगा, स्थायित्व या स्टेबिलिटी रहेगी।
तो हम लोग यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात जान सकते हैं कि जिसका साइज ज़्यादा रहेगा और जिसका साइज मतलब जिस इकोसिस्टम का साइज ज़्यादा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, रिलेशन होती है यहाँ पर कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। किसके साइज, इकोसिस्टम की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा और इसमें से ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से जटिलताएं भी कम होते जाती है। पानी की एक बूंद में कुछ भी जटिलताएं नहीं है ना, उसका हम लोग प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन महासागर की स्टडी प्रॉपर हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेगा इकोसिस्टम के अंतर्गत आती है, बहुत बड़ी इकोसिस्टम होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख सकते हैं। जो बात मैंने बताया वही उसी को हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में देख सकते हैं। कैसे? पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति मतलब नेचर की एक कार्यात्मक इकाई होती है। यहाँ जीवित जीव एक दूसरे के साथ और भौतिक पर्यावरण के साथ में भी बातचीत करते हैं। मतलब ये है कि वही है कि प्रकृति की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, साथ में जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ में अंतर क्रियाएं होती रहती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो यहाँ से इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इससे पहले जो मैं बताया उसको भी लिखेंगे तो भी चलेगा। देखो जैसे यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में है ना डायग्राम बना के दिया गया है कि बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हुए बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इसके आगे देखें, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र जो होती है अभी बताया है ना, संरचना और कार्य में अलग अलग टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट वगैरह है ना, जैसे ये रेगिस्तान वगैरह आती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है ना, क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे पास में यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। कौन सा? तो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में फॉरेस्ट आते हैं, दूसरा ग्रासलैंड आते हैं, तीसरा डेजर्ट होते हैं, जैसे मैं पहले बताया हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग देख भी सकते हैं डायग्राम में, डेजर्ट का डायग्राम है ये, और ये रेन फॉरेस्ट का है। अमेजन रेन फॉरेस्ट मतलब वो क्या है, फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। तीसरा क्या है, ग्रासलैंड्स है। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, है ना। इसके आगे देखें, दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम होती है जिसमें पॉन्ड, लेक, वेटलैंड्स, रिवर, एस्यूरी वगैरह होती है। तो यहाँ से हम लोग डायग्राम देख सकते हैं। देखो ये पॉन्ड, ये लेक है, लेक का मतलब झील होती है, और ये एस्यूरीज, एस्यूरीज मतलब वो होती है ज्वार नदमुख बोलते हैं इसको। ज्वार नदमुख का मतलब ये है कि जहाँ से रिसोर्सेस होते हैं पानी के, वहाँ से एक पानी मतलब निकलते रहती है। जो रिसोर्सेज एक होते हैं, जैसे वो कोई बड़ी नदी या कोई कुछ नहीं बना पाते, एक नाले के रूप में मतलब कोई डायरेक्शन लेस जाते रहते हैं पानी, उसको हम लोग बोलते हैं एस्यूरीज, मतलब उसको बोलते हैं ज्वार नद मुख। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और मैन मेड इकोसिस्टम, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि कौन, क्राफ्ट फील्ड वगैरह या एक्वेरियम वगैरह आती है ना। क्राफ्ट फील्ड मतलब खेती वाला, और एक्वेरियम का मतलब ये है ना, एक्वेरियम देखे ही होंगे है ना, जो मछली वगैरह रहती है उसमें तैरते रहती है। तो एक्वेरियम हम लोग घर की सजावट करने के लिए रखे भी रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना इन चीज़ों को। तो इसमें से है ना, इसको देख के भी बता सकते हैं हम लोग कि कौन टेरेस्ट्रियल है, कौन एक्वेटिक है, कौन मैन मेड है ना। तो इसमें से इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर? इसके आगे देखें, पारिस्थितिक तंत्र, संरचना और कार्य। संपूर्ण जीवमंडल बायोस्फीयर को वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। और सही भी बात है, पूरे जो अर्थ है उन सभी को मिलाकर पूरे कंप्लीट बायोस्फीयर को हम लोग क्या मानते हैं, वैश्विक मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। और सभी लोग एक साथ मिलकर काम भी करते रहते हैं, है ना। देखो और क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक परस्पर क्रिया करते रहते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, और एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये लाइन क्लियर है। उसके बाद विभिन्न स्तरों पर कब्जा करने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर स्तरीकरण किसे कहते हैं करके क्वेश्चन आ सकता है। तो स्तरीकरण का मतलब होता है, देखो यहाँ से स्तरीकरण से क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछेगा वो, स्तरीकरण किसे कहते हैं। तो स्तरीकरण किसे कहते हैं देखना, विभिन्न स्तरों पर कब्जा करने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को हम लोग क्या कहते हैं, स्तरीकरण कहते हैं। विभिन्न स्तरों पर कब्जा करने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्तरीकरण कहते हैं। मतलब ये है कि देखो अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग स्तर, स्तर का मतलब ये होता है, देखो क्या है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे में कोई जो है बहुत छोटा है ना, 2 से 4 साल का है, कोई बहुत और उससे भी छोटा है, 1 साल से पहले वाला बच्चा। उसके बाद में क्या है, 2 साल से 4 साल वाले बच्चे, उसके बाद 4 साल से 10 साल वाले बच्चे, उसके बाद 11 से लेकर 25 साल 30 साल वाले।
तो क्या है, सबका साइज अलग अलग रहता है, मतलब बॉडी का साइज जो है ना अलग अलग रहता है। उसी हिसाब से अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग स्तर पर क्या होती है, विभिन्न प्रजातियों का अलग अलग क्या होती है, उसका वितरण होता है। तो वितरण को हम बोल सकते हैं विभिन्न स्तरों पर कब्जा करने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तरीकरण कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होते हैं अभी देखना, हम लोग समझेंगे भी। तो एग्जाम्पल कहा जाता है, उदाहरण के लिए एक जंगल में, जंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, जंगल इकोसिस्टम की। एक जंगल में पेड़ शीर्ष स्तर परत पर, झाड़ियां दूसरे स्तर पर, जड़ी बूटियां और घास सबसे निचले स्तर पर होती है। तो देखो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जो सबसे नीचे वाला एरिया है ना, जो सबसे नीचे वाला एरिया है उसमें क्या है, यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड में ग्रासेस है, ग्रास, ग्रास का मतलब क्या है, घास, ठीक है। सबसे पेड़ के सबसे शीर्ष स्तर पर देखो, एक जंगल में पेड़ सबसे शीर्ष स्तर पर है, मतलब ये जो पेड़ है ये ट्री है, सबसे टॉप स्तर पर है। दूसरे पर झाड़ियां हैं और जड़ी बूटियां और घास नीचे की परत पर होती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अंडर स्टोरी लेयर, कैनोपी लेयर और इमर्जेंट लेयर, सब लेयर का नाम है श्रब लेयर। तो सबसे नीचे लेयर में क्या है, घास है, उससे बड़ा होता है श्रब, है ना, और उसके हर्ब्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर में रहते हैं श्रब, श्रब के ऊपर में रहता है क्या, ट्री। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये ग्रास है, ग्रास के ऊपर में रहते हैं क्या, हर्ब्स वगैरह, और उसके ऊपर में फिर क्या रहती है, यहाँ से एक चीज देखते हैं हम लोग, सेकंड नंबर में हमारा रहता है यहाँ पर श्रब। श्रब मतलब शाख वगैरह जो होती है, मतलब झाड़ियाँ भी बोलते हैं उसको, और उसके बाद में होते हैं हर्ब्स, और उसके बाद में रहती है क्या, ट्री। तो देखो इनका साइज जो है ना सबका अलग अलग होता है, मतलब ये जो प्लांट है इनका साइज अलग अलग है, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाती है। देखो देखो घास जो है छोटा है, इससे थोड़ा से बड़ा सा झाड़ी वगैरह आ गया, उससे बड़ा हर्ब्स वगैरह आ गए, और उस सबसे बड़ा जो होता है यहाँ पर, है ना, वो ट्री होती है। तो देखो इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर वितरण। विभिन्न स्तरों पर कब्जा करने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को ही क्या बोलते हैं, स्तरीकरण कहते हैं। और उदाहरण के लिए एक जंगल में बताया गया कि एक पेड़ जो होती है शीर्ष स्तर पर होती है, उसके बाद झाड़ियां होती हैं, और उसके बाद जड़ी बूटियां वगैरह होती है, घास वगैरह होती है। तो इसमें से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसको स्तरीकरण क्लियर हो गया है ना, उसका डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी हम लोग जान गए। इसके आगे हम लोग और भी देखते हैं, ठीक है। अगला है, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र को बताया गया, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है ये तालाब में, है ना। यहाँ पर देखो क्या है, ठीक है। तो एक तालाब एक उथला, सरल, आत्म टिकाऊ, सेल्फ सस्टेनेबल जल निकाय है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी बुनियादी घटकों को प्रदर्शित करता है। एक तालाब एक उथला, सरल, उथला का मतलब ये है कि उसमें पर्याप्त पानी है और आराम से उसके निचले स्तर पर जाया जा सकता है। आत्म टिकाऊ जल निकाय है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी बुनियादी घटकों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब हम लोग एक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में स्टडी करने जाएंगे तो एक तालाब से हमें पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती है, तालाब में क्या क्या चीजें देखने मिलती है। तो अजैविक घटकों का क्या रोल रहता है, तो देखो जल और मिट्टी का जमाव, जल और मिट्टी नीचे वाले स्तर में पूरा क्या रहता है, मिट्टी रहता है, मिट्टी के ऊपर में पूरा जल भरा हुआ रहता है। तो जल और मिट्टी का जमाव रहता है अजैविक घटक में। देखो जलवायु परिस्थितियां, सौर ऊर्जा का इनपुट, तापमान का चक्र, दिन की लंबाई आदि। तो अजैविक घटकों में क्या होता है, सूर्य की रोशनी पड़ ही रही है, साथ में कितने निचले स्तर तक वो जा रही है, तालाब के अंदर कितने तक लाइट जा रही है वो भी हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर वगैरह को भी मेजर कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर हो सकता है। और दिन की लंबाई को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं कि दिन में कितने टाइम तक वहां पर तालाब में सूर्य की रोशनी जा रही है, कितने टाइम तक नहीं जा रही है। तो ये अगला स्वपोषी घटक, फाइटोप्लैंक्टन कुछ शैवाल और तैरते हुए जलमग्न और सीमांत पौधे होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन होती है साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गए, डेस्मिड डाइएटम्स वगैरह हो गए, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, इंपॉर्टेंट घटक होती है कौन, फाइटोप्लैंक्टन। और साथ में क्या होते हैं, कुछ शैवाल और तैरते हुए जलमग्न और सीमांत पौधे वगैरह जो रहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और तालाब पारिस्थितिकी तंत्र या एक्वेटिक इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण फूड चेन में रोल प्ले करते हैं। मतलब फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वही प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब उत्पादक होते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे भी, तो याद रखना स्वपोषी घटक। उसके अलावा उपभोक्ता, मतलब जो इसको
है ना खाएगा उसको हम लोग उपभोक्ता बोलेंगे। तो उपभोक्ता में कौन होंगे? जूप्लैंक्टन, मुक्त तैरने वाले और तल में रहने वाले जीव। जूप्लैंक्टन छोटे छोटे जीव होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को क्या करते हैं, फूड चेन के माध्यम से उसको खाते हैं, और खाने के बाद में वो मुक्त रूप से तैरने वाले लोग भी रहते हैं और भी एनिमल्स, और साथ में नीचे जो तली हुए डूबे हुए वाले भी एनिमल्स रहते हैं, तो उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर और क्या रहते हैं, तो अपघटक भी होते हैं, जैसे कि कवक, बैक्टीरिया और फ्लैजलेट्स। तो ये क्या है अपघटक? तो अपघटक का मतलब ये होता है कि जो जीव जीवित पहले रहता है तो उस टाइम में तो स्वपोषी या स्वपोषी घटक या तो उपभोक्ता हो सकता है, लेकिन उसके मरने के बाद में वो जीव का डीकम्पोजिशन मतलब अपघटन जिसके द्वारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अपघटक। और अपघटक के एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ फ्लैजलेट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। आगे और देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है। ठीक है, इधर देखें, तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी कार्य करता है। स्वपोषी सौर विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलता है। मतलब ये है कि स्वपोषी, देखो यहाँ पर स्वपोषी वाला बात आ रहा है, सौर विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों, जैसे कि हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो पहले ही जानते हैं, है ना, कुछ तो जानते ही होंगे, लेकिन नहीं भी जानते तो ये समझ सकते हैं कि सौर ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है कि अकार्बनिक जो पदार्थ है कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो रही है। अकार्बनिक पदार्थ किसमें परिवर्तित हो रही है? कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होती है। और आगे देखें, विषमपोषी स्वपोषी का उपभोग करते हैं। विषमपोषी का मतलब हेट्रोट्रॉप्स, मतलब हम लोग इसको हर्बीवोरस भी बोल सकते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉप जो होते हैं, ऑटोट्रॉप जो स्वपोषी अपने लिए खाना बनाते हैं, और वही क्या करता है, विषमपोषी कहलाते हैं, जो स्वपोषी का भक्षण करते हैं या उसका उपभोग करते हैं। ठीक है, उसके आगे और देखें, मृत पदार्थ का अपघटन और खनिजीकरण ताकि उन्हें स्वपोषी द्वारा पुनः उपयोग हेतु पुनः छोड़ा जा सके। अब देखो क्या होता है, अपघटक जो होते हैं, अपघटक का क्या काम है? तो अपघटक का काम होता है अपघटन करना। किसको अपघटन करना? जो मृत पदार्थ वगैरह रहते हैं। तो क्यों अपघटन किया जाता है? उसका भी तो रीजन होना चाहिए। तो AR वाले क्वेश्चन बनेंगे कि अपघटकों द्वारा मृत पदार्थों का अपघटन किया जाता है, असर्शन में लिखा रहेगा, उसका रीजन लिखा रहेगा क्या? ताकि उन्हें पुनः खनिजीकरण और स्वपोष, ताकि पुनः उसको खनिजीकरण किया जा सके या तो उसको ह्यूमिफिकेशन किया जा सके। क्यों किया जा सके? क्योंकि स्वपोषित द्वारा फिर से उसको उपयोग करना है। मतलब क्या होता है, पोषण चक्र जो होती है ना, एक साइकिल के रूप में चलती है। मतलब इस साइकिल में ये है कि कोई आज जीव कोई न्यूट्रिशन को लिया है तो उस न्यूट्रिशन को उसको वापस करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो यही होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। समझ आया कि नहीं आया? तो क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से कि ये सब चीज़ें जो होती है पारिस्थितिकी तंत्र में चलती है। ठीक है, इसके आगे देखें। ठीक है, यहाँ से और देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या चीज़ें और होती है ना, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंतर्गत 4 चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग तो ये देख चुके कि इकोसिस्टम क्या होती है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब संरचना एवं कार्य के बारे में हम लोग जान चुके, उसके टाइप्स वगैरह भी जान चुके, वो टर्म वगैरह किसने दिया था ये भी जाने। अब हम लोग को ये जानना है कि इकोसिस्टम में और क्या क्या चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। तो इकोसिस्टम में हम लोग मेनली बेसिक 4 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो इकोसिस्टम का कंपोनेंट भी होता है। तो देखो इकोसिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, कौन इकोसिस्टम के कंपोनेंट है? ये देखो यहाँ पर जो लिखा है वो सभी। तो देखो 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के 4 क्या होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला कौन होता है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? उत्पादकता। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्पादकता। मतलब प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पादकता। दूसरा होता है डीकम्पोजिशन, मतलब इसको बोलेंगे हम लोग अपघटन। इसको हम क्या बोलेंगे? अपघटन। तीसरा क्या होता है? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब ये होता है ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह। और चौथा नंबर का जो होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मतलब इसको बोलेंगे हम लोग पोषण चक्र। इसको हम क्या बोलेंगे? पोषण चक्र। तो कुल मिलाकर हमें इन चारों चीज़ों के बारे में स्टडी करना रहता है। तो एनसीईआरटी ने इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी बताया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में, एंड अब रिमूव कर दिया गया है नीट सिलेबस से, लेकिन न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में हम लोग थोड़ा से बात करेंगे कि न्यूट्रिशन साइकिल कैसे होती है, कैसे काम करती है, ठीक है, उसके बारे में।
तो बेसिकली हम लोग आज के क्लास में प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, ये दो टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझ भी सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो प्रोडक्टिविटी में देखो, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भी चीज़ों को बनाया जाता है वही प्रोडक्टिविटी कहलाती है। दूसरा, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन, अपघटन कैसे होती है ना। एनर्जी फ्लो में देखो, घास को चरने वाली ये जो हिरन दिख रही है, घास एनर्जी बनाए उसको चरने के लिए, यहाँ पर आई है कौन? हिरन। तो उससे एनर्जी फ्लो कैसे होती है, और यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइकिल का भी डायग्राम दिया गया है। तो इसमें हम लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो देखो क्या होता है, जनरली हम लोग कोई भी चीज़ों को थ्योरेटिकल हम जब सुनते हैं, सिर्फ कान से सुने हुए रहते हैं कि वो पहाड़ है, वो जंगल है, वो नदी है, वो तालाब है, वो है ना, कार है, वो बस है, ये सब सुने रहते हैं। तो हमारे मन में, यदि हम उसको नहीं देखें तो हमारे मन में इमेजिनेशन होता है, हाँ ऐसा होता होगा, ये सोचते हैं जनरली। लेकिन क्या जब हम उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद होती, जल्दी रिकॉल होती है। यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर जो पीपीटी फॉर्मेट है, या हम बोल सकते हैं कि जो डायग्रामेटिकली बेस्ड जो स्टडी है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जब देखते हैं तो ज़्यादा चीज़ों को रियलाइज करते हैं, समझते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकल बातें को करने से यहाँ पर हमारा समझ जो है थोड़ा सा स्लो रहता है एज कम्पेयर टू जो डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो ठीक है, तो चित्रात्मक प्रदर्शन जरूरी है, इसलिए हम लोग जो चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं उसको हम लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? इसके आगे देखें तो प्रोडक्टिविटी के बारे में जानते हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है ना इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, यहाँ से सब पूरे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी मार्क्स करेंगे है ना, उसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? तो सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। मतलब ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र तभी काम करेगा जब यहाँ पर क्या होंगे? सौर ऊर्जा होगा। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी का ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य ही है, सौर ऊर्जा ही है। तो सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। बिना सौर ऊर्जा के क्या नहीं हो सकता? यह पारिस्थितिकी तंत्र है ना चल नहीं सकता, या शुरू भी नहीं हो सकता, क्योंकि एकमात्र ऊर्जा का सोर्स कौन है? सूर्य ही है, सौर ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को प्राथमिक उत्पादन या प्राइमरी प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसके द्वारा होती है? पौधों द्वारा। तो पौधों द्वारा होती है, मतलब क्या है ये? कि प्लांट्स ही प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब पौधों द्वारा ही इस क्रिया को किया जाता है, उसके अलावा दूसरे एनिमल्स नहीं करते। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? तो देखो इसमें क्या होता है कि पौधों द्वारा एक समयावधि प्रति इकाई क्षेत्र में, जैसे मान लो मैं कोई एरिया ले रहा हूँ यहाँ पर, इस एरिया में प्रति इकाई क्षेत्र में है ना, मान लो 10 यहाँ पर ट्री लगे हुए हैं, 10 ट्री है या 10 पेड़, तो ये सभी जो प्रति इकाई समय में, जैसे मान लो मैं दे दिया है ना 10 ट्री पर डे, एक दिन में इतने वृक्ष, एक दिन में 10 वृक्ष जितना बायोमास यानी कि कार्बनिक पदार्थ को बनाएंगे, मतलब मान लो इनके द्वारा है ना, इनके द्वारा 100 किलो कैलोरी एनर्जी के टर्म में जब हम बात करते हैं तो किलो कैलोरी से मेजर करते हैं, 100 किलो कैलोरी बनाया गया, तो 100 किलो कैलोरी क्या होगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक उत्पादन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? इसके आगे और देखें, जब इसे भार के रूप में मेजर करते हैं तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर से, ग्राम पर मीटर स्क्वायर माइनस लगे मतलब पर मीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जबकि ऊर्जा के रूप में जब मेजर करते हैं हम लोग तो क्या? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, भार में जब ग्राम पर मीटर स्क्वायर, जबकि ऊर्जा के टर्म में हम जब मापेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को यानी प्राथमिक उत्पादन को, तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्लियर? बायोमास उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। बायोमास उत्पादन की दर मतलब जितने भी कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर बनते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण, देखो यहाँ पर सन है, सन के द्वारा ये क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा जितना कार्बनिक पदार्थ का क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पादकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पादकता। ठीक है, तो यहां से एक चीज और जानना है कि हम लोग इसको कैसे, उत्पादकता को कैसे डिनोट करते हैं या कैसे लिखते हैं। तो यदि भार के रूप में है
तो इसको ग्राम पर मीटर स्क्वायर या तो पर ईयर में मेजर करते हैं, या तो जब हम ऊर्जा के टर्म के रूप में यूज करते हैं ऊर्जा, तब हम लोग इसको किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में व्यक्त करते हैं। ये किस में व्यक्त करते हैं? भार में, जबकि इसको किस में करते हैं? ऊर्जा में। और ये नीट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्पादकता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पूछा गया था। तो एकदम सिंपल सा था ये, है ना। इसमें सीधा डाटा से क्वेश्चन आया, तो डाटा जिसको याद था उसका क्लियर बना होगा, है ना। तो यहाँ पर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर से मेजर करते हैं, यहाँ पर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। इसको डाटा को याद रखना है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो इस उत्पादकता को और हम क्या बोल सकते हैं, तो देखो यहाँ पर इसे सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया गया है। अब उत्पादकता होती है, ये तो हम जान गए कि क्या होती है उत्पादकता, कि बायोमास उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है ना, एक पर यूनिट एरिया में, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित क्षेत्र में इकट्ठा किया हुआ कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा या बायोमास को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादकता। और यही उत्पादकता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 2 प्रकार की होती है? तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, है ना, याद रखना। एक होती है सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी होती है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, तो सकल प्राथमिक उत्पादकता मतलब जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या है वो जानते हैं। तो यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर है। जीपीपी की एक बड़ी मात्रा पौधों द्वारा श्वसन के लिए उपयोग की जाती है। पहला लाइन क्लियर? क्या कि यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर है। मतलब मैं यहाँ पर कोई अभी खर्चा वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। जितना प्लांट बना सकता है, जितना प्लांट की एबिलिटी होती है पौधों की, जितना वो बना सकता है, जितनी उसकी एबिलिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीपीपी बोलेंगे। मतलब प्राथमिक, सकल प्राथमिक उत्पादकता, या बोल सकते हैं यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर है। मतलब कितना कार्बनिक पदार्थ वो बनाया। ठीक है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ बनाएगा मतलब एक्चुअल में ये है कि पैसा कमाएगा तो कुछ पैसा खर्चे भी तो होंगे। तो खर्चे को हम लोग देखो बोल सकते हैं जीपीपी की एक बड़ी मात्रा पौधे द्वारा श्वसन के लिए उपयोग की जाती है। अब पौधों का खर्चा क्या है? तो पौधों को जीवित रहना है, तो जीवित रहने के लिए किसका होना जरूरी है? श्वसन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? श्वसन का। ठीक है, ठीक है, यहां से देखते हैं। जीपीपी की एक बड़ी मात्रा पौधे द्वारा श्वसन के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब हम लोग ये है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब कार्बनिक पदार्थ बना तो कुछ ना कुछ चीजें जो है श्वसन के रूप में भी यूज होने लगा, है ना। तो श्वसन के रूप में यूज होगा, उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज श्वसन के रूप में यूज होता है। दूसरा हम लोग डेफिनेशन देखते हैं दूसरे नंबर का। ये तो पहला था, है ना, उत्पादकता को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। दूसरा देखते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। यह परपोषी या शाकाहारी और घटक के लिए उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास है। डेफिनेशन यहां से भी देख सकते हैं क्या कि ये परपोषी में कौन आएगा? शाकाहारी और घटक। क्यों? क्योंकि जो उत्पादक होते हैं उसके ऊपर में इन लोग डिपेंड रहते हैं। कौन लोग? शाकाहारी और घटक। तो यह परपोषी, शाकाहारी और घटक के उपभोग के लिए उपलब्ध उपभोग का मतलब होता है उसको खाने के लिए उपलब्ध बायोमास होती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना, यहाँ पर दिया गया है एनपीपी बराबर जीपीपी प्लस आर। तो हम यहाँ से एक लिख सकते हैं कि जीपीपी बराबर एनपीपी प्लस आर लिख सकते हैं, और एनपीपी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? जीपीपी माइनस आर, जहाँ पर आर क्या होती है? तो आर होती है रेस्पायरेशन विच आर डन बाई प्लांट्स। मतलब जिसको पौधों के द्वारा, है ना, श्वसन है ये, जिसको पौधों के द्वारा किया जाता है वो क्या है? श्वसन। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। कैसे इसको इजिली ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कमाई करने गए हैं, है ना, मतलब काम करने गए हैं कहीं पर, तो कमाई मान लो हुआ है 100 रुपीज। कितने रुपीज? 100 रुपया। लेकिन कमाई करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान गए हैं, मतलब उसके डिस्टेंस मान लो क्या है? 2 किलोमीटर है। अब इस 2 किलोमीटर के दूरी तय करने के लिए इसको मान लो 20 रुपया खर्चा करना पड़ा, तभी तो जाके इस 100 रुपये को कमाया है। मतलब ये है कि कमाई डेली का हो रहा है 100 रुपया, लेकिन उसमें से खर्चा कितना हो रहा है? 20 रुपया।
तभी तो उसके पास में क्या बचेगा, 80 रुपया बचेगा। यदि ये जाएगा ही नहीं यहाँ से तो ना 100 रुपया मिलेगा ना 20 रुपया खर्चा होगा इसका। तो क्या है 100 रुपया कमाई, कमाई का मतलब यह है एक प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस हुआ है इतना, है ना, और फोटोसिंथेसिस इतना हुआ है उसमें से 20 जो है वो खर्चे में निकल गया, मतलब टोटल कमाई हुआ जीपीपी, है ना, यहाँ पर 100, लेकिन वो खर्चा कितना हो गया, R इज इक्वल टू हो गया 20। तो एनपीपी हमें निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जीपीपी माइनस आर करेंगे, तो 100 माइनस 20 करेंगे, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ न्यूमेरिकल टाइप आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक तो दिए नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन तो दे चुके हैं और इन सबको पूछा भी जा चुका है। और भी इंपॉर्टेंट यदि क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को एक बार और देखते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ये जो जैसे यहाँ पर हमारा कितना खर्चा होने के बाद में एनपीपी जो 80 आया था ना यहाँ पर, यही इसी को 80 को ही क्या कर सकते हैं, दूसरे जो एनिमल्स है, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग कंज्यूमर जो है। अब कंज्यूमर कौन कौन हो सकते हैं, दो कंज्यूमर हो सकते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो, है ना। तो एक मैक्रो वाले लोग गुरु उपभोक्ता और उसको लघु उपभोक्ता बोलते हैं। कंज्यूमर का मतलब हिंदी में बोल सकते हैं इसको क्या, उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता कौन हो सकते हैं, एक हो सकते हैं जो एनिमल्स वगैरह जो रहते हैं, एनिमल में बोला जाए कि जो खरगोश वगैरह या जो शाकाहारी जीव है। और दूसरा क्या हो सकते हैं, अब घटक, ये भी तो क्या है, उपभोक्ता ही है। तो ये दोनों हो सकते हैं। तो इसके लिए उपलब्ध जैव मास होती है, मतलब क्या है, उपभोक्ता के लिए, मतलब बोला जाए कि परपोषी के लिए उपलब्ध जैव मास ही क्या कहलाती है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। और इसी को इन लोग खर्चा कर सकते हैं या ले सकते हैं प्लांट से, क्योंकि प्लांट अपने डेवलपमेंट करने के लिए या रेस्पिरेशन के लिए आर को खर्चा कर चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों बात क्लियर हुआ होगा, है ना। इसके आगे देखें, अगला है द्वितीयक उत्पादकता या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लोग देखें, प्राथमिक उत्पादकता पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न की गई कुल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या कहलाती है, प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चीज और जानेंगे, द्वितीयक उत्पादकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो यह उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर है। अब ये क्या बात है, तो देखो हम जानते हैं, ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्राथमिक उत्पादन जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया प्रोड्यूसर के द्वारा। प्रोड्यूसर को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक। इसके द्वारा जो बनाया गया था वो दो टाइप का था, कौन कौन से, एक होता है जीपीपी था और दूसरा कौन से था, एनपीपी। इसी एनपीपी को कौन ले रहा था, कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। तो ये जो उपभोक्ता था, है ना, जो पहले बार प्लांट को ही खाया था, है ना, मतलब जो हर्बीवोरस है, प्राइमरी कंज्यूमर था। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, उसको किसको मिलने वाला है, सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगा। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब द्वितीयक उपभोक्ता। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, हम बोलेंगे कि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, या उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर होती है। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए, देखो एनर्जी को अपना, जैसे मान लो वहां पर मैं एग्जांपल दिया था 100 क्या था, जीपीपी था, आर कितना था 20, तो यहाँ पर एनपीपी कितना था 80। अब ये 80 इसको मिला और उसमें से भी 80 नहीं मिलेगा इसको, इसका कितना मिलेगा पता है, 10% बस ही मिलता है। तो इसको मान लो 8 मिला, कितना मिला 8, इसको मिला 8, है ना। 80 का 10% कितना होता है 8। तो 8 जो होती है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, मतलब उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक उत्पादकता बोलेंगे। तो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट ये है कि प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा, प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पर उपभोक्ताओं द्वारा लिखा है ना, तो यहाँ पर उपभोक्ताओं द्वारा नहीं लिख के हम लोग क्या बोलेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर क्या कहलाती है, द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलती है। ठीक है, और इसके बाद फिर इसका 10% किसको मिलेगा, टर्सरी को मिलेगा, टर्सरी कंज्यूमर को मिलेगा, मतलब तृतीयक उपभोक्ता को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। इसके आगे और देखें, प्राथमिक उत्पादकता विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में भिन्न होती है, क्योंकि यह इन बातों के ऊपर में निर्भर करती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है ये कि प्राथमिक उत्पादकता भी निर्भर करती है। देखो मैं क्या बोला, प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, बोला कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान
उत्पन्न की गई कुल बायोमास या हम बोल सकते हैं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को हम लोग उत्पादकता या प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं, यही बोला था। लेकिन प्राथमिक उत्पादकता होती है जो बहुत सारे और भी बातों के ऊपर में डिपेंड करती है। तो कौन कौन सी वो बातें हैं तो उसको जानते हैं हम लोग। तो कौन कौन सी और भी बातें हैं, तो सबसे पहला ये है कि वो किस क्षेत्र में रहती है। तो किसी क्षेत्र में रहने वाली पौधों की प्रजातियां, इसके ऊपर भी निर्भर करेगी कि पौधों की कौन कौन सी प्रजाति है। मान लो कोई एल्गी है, कोई ब्रायोफाइटा है, कोई टेरिडोफाइटा है, तो सबके प्रकाश संश्लेषण की दर अलग अलग रहती है और अलग अलग क्षेत्रों में उगती भी है। तो किसी क्षेत्र में रहने वाली पौधों की प्रजातियों के ऊपर में निर्भर करेगा। दूसरा किसके ऊपर निर्भर करेगा, पर्यावरणीय कारकों के ऊपर में भी निर्भर करेगा। मतलब क्या है कि एनवायरमेंट कैसा है। अब मान लो पानी ही नहीं गिरा, अब पानी की कमी की वजह से वो पौधा ग्रोथ ही नहीं कर पाया, तो क्या प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, तो नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर पर्यावरणीय कारक भी निर्भर करती है। तीसरा, पोषक तत्वों की उपलब्धता। अब मान लो कोई मिट्टी है, एक मिट्टी जो है कार्बनिक पदार्थों युक्त है और एक मिट्टी में है ना उतना नहीं है कार्बनिक पदार्थ। तो जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है वो मिट्टी क्या, उसमें से जो उगने वाले जो प्लांट होंगे या पौधे होंगे ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे, मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दिखाएंगे। तो यहाँ पर पोषक तत्वों की उपलब्धता भी निर्भर करती है ना। चौथा नंबर होता है पौधों की प्रकाश संश्लेषक क्षमता। अब ये क्या है, पौधों की प्रकाश संश्लेषक क्षमता का मतलब ये है कि क्लोरोफिल जो होती है पत्तियों के अंदर में, वो कितनी तेजी से सनलाइट को ग्रहण करती है और कितनी तेजी से लेने के बाद में उसको कितनी यूटिलाइज कर पाती है, वो भी निर्भर करता है ना। तो प्राथमिक उत्पादकता में विभिन्न परितंत्रों में अलग अलग हो सकती है, ये बात एकदम सही है। और क्यों हो सकती है, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे और भी फैक्टर यहाँ पर डिनोट करते हैं उत्पादकता को। कौन कौन से, किस क्षेत्र में रहने वाली पौधों की प्रजातियों के ऊपर में, पर्यावरणीय कारक के ऊपर में, पोषक तत्वों की उपलब्धता, पौधों की प्रकाश संश्लेषक क्षमता, तो इन सब के ऊपर में भी निर्भर करती है। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें, है ना। अब उत्पादकता कितनी होती है वो भी जान लेते हैं, थोड़ा सा डाटा क्वेश्चन है यहाँ पर। संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, मतलब इसको बोला जाए कि एनपीपी है। एनपीपी लगभग 170 बिलियन टन शुष्क वजन कार्बनिक पदार्थ है। मतलब हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो एनपीपी टोटल कितनी है, 170 बिलियन टन। 170 बिलियन टन ये एनपीपी है। और यही इसको ना हम लोग किसके ऊपर में मेजर किया गया है, इसको शुष्क भार, ड्राई वेट। अब शुष्क भार में और है ना ताजा भार में क्या डिफरेंस होता है, तो ताजा भार का मतलब ये होता है कि प्लांट जो है लगातार प्रोडक्शन करते रहती है, उत्पादन देते रहती है, और साल दर साल, एक साल में हम लोग पूरे प्लांट का हम लोग बायोमास को मेजर करेंगे तो वो बदलते रहती है, डेली बदलते रहती है। डेली क्या है, हर मिनट हर पल बदल रही है। ठीक है, तो हम सब का शुष्क भार लेते हैं, तो शुष्क भार से हमें एग्जैक्ट, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है क्या, कि पूरे संपूर्ण जैवमंडल की उत्पादकता कितनी है। तो कितनी है, 170 बिलियन टन होती है शुष्क भार के रूप में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। ये बात डाटा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें से सतह का 70% भाग घेरने के बावजूद महासागरों की उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। मतलब देखो क्या है, ये अर्थ है, अर्थ दिख रहे हैं। अर्थ में दो चीजें हैं, एक होता है समुद्री एरिया, बहुत सारा एरिया समुद्र है। दूसरा होता है स्थलीय एरिया, जहां पर है ना जीव जंतु निवास करते हैं, वो स्थलीय एरिया है। समुद्र जो होती है पूरे पृथ्वी का, पूरे है ना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी 100% है। 100% में से समुद्र जो होती है कितना परसेंट, लगभग 70% भाग क्या करती है, 70% भाग घेरती है। और ये कितने प्रतिशत भाग घेर रही है, 30%। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर समुद्र का क्षेत्र जो है, मतलब देखा जाए कि पृथ्वी में समुद्र का क्षेत्र कितना है, 70%, जबकि स्थल में कितना है, 30%। ये क्षेत्र ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ की प्रोडक्टिविटी टोटल कितनी है, 55 बिलियन टन। जबकि क्षेत्र ज्यादा है तो इसकी उत्पादकता भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसकी उत्पादकता केवल कितनी है, 55 बिलियन टन। और जबकि इसकी क्षेत्र कम है उसके बावजूद इसकी उत्पादकता स्थलों की उत्पादकता कितनी है, तो इसकी कितनी है, तो 170 में से 55 को जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 115 बिलियन टन। ठीक है, तो याद रखना कि स्थलों की जो उत्पादकता होती है 155 बिलियन टन है, जबकि समुद्र की उत्पादकता क्या है, 55 बिलियन टन। तो ये डाटा को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे देखें,
इसके बाद में है ना वो वाला टॉपिक प्रोडक्टिविटी उत्पादकता वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, है ना। हम लोग दूसरा टॉपिक और देखते हैं, कौन सा, डीकम्पोजिशन। चूंकि लेक्चर नंबर 1 मतलब ये जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें हम लोग 2 टॉपिक देखने वाले हैं। कौन सा, एक प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्या, डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन को हम लोग अपघटन बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं क्या होती है। तो अपघटन क्या होता है देखते हैं। यह अपघटकों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ का CO2 जल और पोषक तत्वों जैसे अकार्बनिक पदार्थों में टूटना है। देखो क्या है, यहां पर अपघटक जो होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और तीसरा पोषक तत्वों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जैसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। देखो क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल रहता है, मतलब जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, वो कुछ न कुछ चीजों से तो मिलकर बना होगा। तो जिन चीजों से वो मिलकर बना रहता है उसी में टूटता है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषक तत्व जैसे अकार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद में क्या होगा, यह मुख्य रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता वाली प्रक्रिया है, और ऑक्सीजन रहेंगे तभी टूटेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेंगे तो टूटेगा भी नहीं, डिकम्पोजिशन नहीं होता, अपघटन नहीं होता। ठीक है, तो अपघटन के लिए यहाँ से अपघटन जो है उसके लिए कच्चे मटेरियल या जो चीज टूटता है अपघटन की प्रक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरद। अपरद को हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डेट्राइटस। ठीक है, अपरद को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्राइटस। तो यहाँ पर अपघटन के लिए कच्चे माल को अपरद या डेट्राइटस कहा जाता है। तो कौन कौन हो सकते हैं डेट्राइटस, अपरद। तो सबसे पहला मृत पौधों के अवशेष, जो पौधे के जो पत्तियां, छाल, फूल वगैरह है ना, ये गिरे हुए रहते, पत्ती वगैरह, फूल, फल, ये सब चीज होते हैं पौधों के मृत अवशेष। उसके अलावा दूसरा और क्या होते हैं, जानवरों के मृत अवशेष। तीसरा है ना, मल वगैरह, जो जानवरों के मल वगैरह रहते हैं वही लोग क्या होते हैं, डेट्राइटस होते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग डायग्राम से देख भी सकते हैं डेट्राइटस क्या है। ये देखो एनिमल मरा हुआ दिख रहा है ना, ये सब चीज जो पेड़ पौधे के मृत अवशेष जो पड़े हुए हैं वो सब चीज हम देख सकते हैं, इसी को हम डेट्राइटस बोलते हैं। और यही जो है ना, इसी का ही अपघटन होना है। ठीक है, तो इसके अपघटन को हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब देखो अपघटन जो होती है, ये जो मरी हुई जो चीजें हैं यहाँ पर दिखाई दे रही है, पौधे के मृत एवं सड़े गले पदार्थ और साथ में एनिमल वगैरह जो मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सब का जो जब डिकम्पोजिशन होता है, तो डिकम्पोजिशन में देखो कितने स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर होती है 5 स्टेप। कितने स्टेप, 5 स्टेप। तो डिकम्पोजिशन अपघटन के 5 स्टेप होते हैं, उसको FLCHM से याद रखना, होम मिनिस्टर। FLCHM से याद रखना, करेक्ट सीक्वेंस को याद रखना, FLCHM से याद रखना, FLCHM। FLCHM क्या है, FLCHM का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं खंडन। दूसरा लीचिंग होता है, तो उसको बोलते हैं लीचिंग, निक्षालन बोलते हैं इसको हिंदी में, निक्षालन। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, निक्षालन। इसको बोलते हैं निक्षालन, निक्षालन। उसके बाद तीसरा होता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म को बोलते हैं उपापचय, मतलब होता है उपापचय होगा। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमस निर्माण, ह्यूमस निर्माण। और उसके बाद में अगला है मिनरलाइजेशन का मतलब होता है ना, खनिजीकरण, मतलब खनिज निर्माण, खनिज निर्माण। तो कुल मिलाकर FLCHM से याद रखना, FLCHM है ना, ऐसे करके याद रखना। इसके करेक्ट सीक्वेंस होती है किसकी, डिकम्पोजिशन की, जिसमें हम लोग फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अपघटन में विखंडन, निक्षालन, अपचयन है ना, और ह्यूमिफिकेशन, खनिजीकरण होता है। तो अपचयन का देखो, विखंडन मतलब क्या होता है, अपरदभक्षी जीवों जैसे केचुआ द्वारा अपरद को छोटे कणों में तोड़ना। देखो यहाँ पर केचुआ का डायग्राम दिया गया होगा। केचुआ, केचुआ नहीं है ना, ये केचुआ है, अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म जो है, ये टिक्स वगैरह जो होती है, इन सब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहती है। अपरद को किस में तोड़ रही है, इन लोग छोटे कणों में तोड़ना। अपरद भक्षी होते हैं, इन लोग अपरद को तोड़ते हैं, जैसे कि केचुआ। ठीक है, इसीलिए केचुए को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड बोलते हैं, मतलब ये किसान मित्र होती है। कौन, किसान मित्र होती है, कौन, केचुआ। ये क्या करता है, परफोरेशन करता है, मिट्टी को भुरभुरापन देता है, मतलब छोटे टुकड़े कर देगा अपरद को, और मिट्टी में क्या करती है, भुरभुरापन देती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके आगे देखें,
पहला हम लोग समझे कि है ना, फ्रेगमेंटेशन में देखिए कि केचुआ वगैरह जो क्या क्या करती है, अपराध को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। दूसरा ये है कि जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मृदा में क्षितिज में चले जाते हैं और अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। मतलब मृदा क्षितिज में, मतलब देखो क्या है, ये लीचिंग में क्या होता है, ये जो अपराध हुआ है देखो, ये पहले छोटे, फिर दूर तक, फिर तीसरे दूर तक, ऐसे ये एसिडिक, देखो एसिडिक ह्यूमस वगैरह यहाँ पर है। यहाँ पर लीचिंग जोन है, लीचिंग जोन मतलब सेकंड नंबर का जो जोन होती है, मिट्टी को बताया गया है लेयर बाय लेयर। देखो जहाँ पर ये देखो घास वगैरह का जड़ जहाँ तक गई है, उसके बाद जो सेकंड नंबर का आता है वही लीचिंग वाला जोन है। तो क्या होता है, जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व, मतलब जो तत्व वाटर सोलुबल होते हैं, मतलब जल में घुल जाते हैं, वो मृदा के क्षितिज में चले जाते हैं। क्षितिज जो, अरे ये वर्टिकल वाला होता है, ये क्षितिज होता है ऐसा। तो इस क्षितिज के अंदर में ऐसे चले जाते हैं कौन, जो जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, और ये पोषक तत्व क्षितिज में चले जाते हैं और अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। मतलब अनुपलब्ध का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी लवण के रूप में, जैसे कोई एसिडिक है या कोई बेस है, लवण का मतलब वही है, कोई एसिड हो सकता है, कोई बेस हो सकता है, दोनों को मिलकर लवण बनती है, मतलब साल्ट बनते हैं, तो उसके रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। इसके आगे देखें अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है, जीवाणु एवं कवक एंजाइमों द्वारा अपरद का सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटन कर देते हैं। देखो मैं पहले बताया था, डिकम्पोजिशन जो करते हैं उन लोग होते हैं जीवाणु, कवक, और कुछ होते हैं फ्लैजलेट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मान लो कोई ये डेट्राइटस है, इसके ऊपर में है ना एंजाइम छिड़क देंगे, एंजाइम। तो ये मान लो कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, या तो यहाँ पर कोई फंजाई है, मतलब बैक्टीरिया या कवक जो होते हैं, ये जो अपराध होते हैं ना, इसके ऊपर में क्या करते हैं, ये एंजाइम छिड़केंगे, तो एंजाइमों के द्वारा अपराध का सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटन हो जाता है। मतलब ये जिससे वो बना रहता है वो तीन, जैसे ये तीन चीजों से बना है, तो ये तीनों चीजों में क्या हो जाएगा, टुकड़े में टूट जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो है ना, विखंडन, निक्षालन और अपचयन एक साथ होते रहते हैं। मतलब ये है कि चलने वाली प्रोसेस है ना, रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे नहीं होती। विखंडन, निक्षालन, अपचयन सब एक साथ होने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके आगे देखें ह्यूमिफिकेशन। मिट्टी में ह्यूमस, काला अनागर पदार्थ, मतलब कोलाइडल पदार्थ होता है, का संचय होता है। ह्यूमस सूक्ष्म जीवों की क्रिया के प्रति प्रतिरोधी होता है और इसलिए बहुत धीरे धीरे विघटित होता है। कोलाइडल प्रकृति का होने के कारण यह पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ह्यूमस के लिए। ह्यूमस जो होती है काला, है ना, पदार्थ होता है, काला अनागर पदार्थ, मतलब ये है कि भुरभुरी टाइप की रहती है ह्यूमस, और ह्यूमस जो होती है उसमें सूक्ष्म जीव की क्रिया के प्रति प्रतिरोधी होती है। वो लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सूक्ष्म जीव आसानी से इसको ब्रेक नहीं कर सकते। देखो क्या है, कोई सूक्ष्म जीव जो होता है, जो जैसे जीवाणु, फंजाई, अपराध को आसानी से तोड़ देते हैं, एंजाइम डालेंगे टूट जाएगा, लेकिन ह्यूमस को एंजाइम डालने से तोड़ नहीं सकते। कुछ ही ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो इसको तोड़ पाएंगे, बाकी सभी के प्रति क्या होती है, उच्च प्रतिरोधी होती है। यही कारण है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता हमेशा बनी रहती है या लंबे समय तक बनी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों की क्रिया के लिए प्रतिरोधी होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। और ऐसे एसर्शन एरोजन वाले क्वेश्चन दे सकते हैं, एआर वाले, एआर में लिखेंगे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता हमेशा बनी रहती है, तो उसका रीजन पूछेंगे क्यों, क्योंकि ह्यूमस सूक्ष्म जीवों की क्रिया के प्रति प्रतिरोधी होती है। ठीक है, क्लियर। तो उसका रीजन लिखे रहेंगे क्या, कि ह्यूमस सूक्ष्म जीवों की क्रिया के लिए प्रतिरोधी होती है, ये वाला लाइन लिखे रहेंगे, है ना। दूसरा और क्या, यहाँ पर एक चीज और एआर वाले क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, क्या कि ह्यूमस का जो नेचर होता है ना, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कोलाइडल प्रकृति का होने के कारण, मतलब ह्यूमस का जो नेचर होता है ना, कोलाइडल नेचर के होते हैं। अलग अलग सॉल्यूशन के बारे में पढ़े रहते हैं हम लोग, विलियन के बारे में, जहां पर ये कोलाइडल नेचर की होती है, कौन, ह्यूमस। और कोलाइडल नेचर के होने की वजह से ही यह पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करती है। तो असर्शन और रीजन में लिखा रहेगा, असर्शन में कि ह्यूमस कोलाइडल प्रकृति की होती है, तो रीजन लिखा रहेगा क्योंकि यह पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करती है। तो सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यदि यहाँ पर ये लिखा रहेगा कि पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य नहीं करती, तो गलत या रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ से दो टाइप के एआर वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे देखें। अब देखो, अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपघटन होगा तो इसको भी प्रभावित करने वाले कोई ना कोई कारक होंगे। तो देखो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला, लिग्निन और काइटिन से भरपूर अपरद में अपघटन धीमा होता है। ये लाइन नोट करके रखना है, अंडरलाइन करके भी इंपॉर्टेंट है। लिग्निन और काइटिन, लिग्निन जो भी होंगे, जैसे प्लांट रहता है उसमें लिग्निन का जमा होने की वजह से वो कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है। तभी देखना जो तने रहते हैं, मतलब मुलायम तना, जो अभी अभी उगा है, उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन उसी को 10 साल बाद बोलेंगे
तो 10 साल बाद नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि लिग्निन का जमा हो जाता है, बहुत सख्त हो जाती है। तो लिग्निन और काइटिन, तो काइटिन क्या होती है? तो काइटिन जो होती है फंगस की सेल वॉल इसी से बनी हुई रहती है काइटिन। तो काइटिन भी जो होती है आसानी से टूटती नहीं है, और ये काइटिन से यदि भरपूर रहेगा अपरद तो क्या होगा? अपघटन की दर क्या होगा? धीमा होगा। तो लिग्निन और काइटिन से भरपूर अपरद में अपघटन धीमा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, है ना, धीमा कब होता है उसके लिए। दूसरा, यदि अपरद में नाइट्रोजन और शर्करा जैसे जल में घुलनशील पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो तो अपघटन तेज होगा। तो यहाँ पर दो बातें हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजन और शर्करा, शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी वगैरह जब होगा तब अपघटन की दर क्या होगा? तेजी से होगा, तेज होगा। ठीक है, आगे देखें, गर्म और नम वातावरण अपघटन के लिए अनुकूल होते हैं। मतलब ये दोनों लाइन जो है ना एक ही के लिए बोला गया है। नाइट्रोजन और शर्करा जब रहेंगे तब, और गर्म और नम वातावरण अपघटन के लिए रहेगा, अनुकूलित रहेगा, तब अपघटन की दर क्या होगी? तेज होगी। अपघटन की दर क्या होगी? तेज। और साथ में इसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए। हम लोग पहले भी देख चुके हैं अपघटन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा और देखिए, कम तापमान और अवायवीय अपघटन को रोकते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रही है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोरिलेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कम तापमान और अवायवीय अपघटन को रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ये जान गए हम लोग। इसके आगे देखें, ठीक है, एनर्जी, हाँ ना, यहाँ पर देख सकते हैं, देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, अपघटन को प्रभावित करने वाले तो दो चीज हम जान सकते हैं यहाँ से। एक में अपघटन जो होगा धीमा होगा, और एक में क्या होगा? तेज होगा। तो जो धीमा करने वाले, अपघटन की दर को धीमा करने वाले जो कारक हैं कौन कौन से? एक तो लिग्निन और काइटिन युक्त अपरद होंगे तो धीमा होगा। दूसरा, कम तापमान होगा तब, तापमान कम होंगे, कम तापमान होने पर। उसके अलावा अवायवी स्थिति मतलब बिना ऑक्सीजन के, कम ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के होंगे तब। तीसरा नंबर यह है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थित, है ना, यही तीसरा हो गया। एक पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना, और यहां से हम लोग देख सकते हैं कौन सा? चौथा, है ना। ठीक है, ये तीसरा, ये दूसरा है, तीसरा, और ये वाले कौन से है? चौथा। तो ये जो चारों स्थितियां जो होगी वो अपघटन की दर को क्या करती है? कम करती है। अब हम लोग यहां से देखेंगे अपघटन की दर तेज कब होगी। तो तेज होने के लिए देखो सबसे पहला क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन युक्त होना चाहिए अपरद को। दूसरा क्या है? चीनी मिला हुआ होना चाहिए, चीनी मतलब शक्कर वगैरह, शुगर सॉल्यूशन। तीसरा क्या? टेम्परेचर हाई होना चाहिए, मतलब उच्च ताप होना चाहिए, ताप, और है ना ताप। चौथा होना चाहिए, उस ताप के अलावा यहाँ पर और क्या होना चाहिए? उस ताप के अलावा और क्या होना चाहिए? नम वातावरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नम वातावरण, मतलब मॉइस्ट क्या होना चाहिए? इन्वायरमेंट होना चाहिए। पांचवा, ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो ये पांचों चीजें जब होंगी तब क्या होगा? अपघटन की दर तेज होंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट है ना लाइन है ये, इंपॉर्टेंट, और यहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो याद रखना, रासायनिक संगठन के आधार पर अलग अलग वो अपघटन की दर धीमी हो सकती है या तेज हो सकती है। ठीक है, इसके आगे देखें, अपघटन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण किया गया है। देखो देख सकते हैं, जैसे मान लो कोई पेड़ है, ट्री ग्रो ऑन दी सॉइल, देखो ये सॉइल मिट्टी में उगा हुआ है, इससे क्या गिरा? एक पत्ता गिरा, ग्रीन लीफ फॉल टू द ग्राउंड, एक पत्ता गिरा। पत्ता गिरने पर क्या हुआ? कुछ एनिमल इसको खा लिए, कोई कीड़े वगैरह खा लिया है ना, इंसेक्ट एंड अदर एनिमल, न्यूट्रिएंट एनर्जी इंटर द फूड चेन। देखो क्या हुआ, इसमें खा लिया तो उस फूड चेन में चला गया खाना, कुछ न्यूट्रिएंट, बाकी कुछ बचा। सब न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉइल बाय द केमिकल रिएक्शन। तो देखो इसमें कुछ है जो है केमिकल रिएक्शन के द्वारा किसमें आ गया? इसमें आ गया, देखो ये फैल गया। तो उसके बाद यहाँ पर फंजाई वगैरह उगे, फंजाई से फिर से क्या हो गया? वो फिर से टूटा। टूटने के बाद में जो केचुआ वगैरह था उसको क्या किया? डिकम्पोजिशन कर रहा है, अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स वगैरह, है ना, वो फंजाई वगैरह ये सब चीज उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिए। अब ये बच गया, ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन गया। तो यही ऑर्गेनिक रिच जो सॉइल होगा फिर से किस में जाएगा? अब सॉइल में मिल गया, मिट्टी में, तो ये मिट्टी से होता हुआ फिर से किस में चला जाएगा? इस प्लांट में चला जाएगा। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल का ये डायग्राम है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ से आरेखीय निरूपण इसको। ठीक है, इसके आगे आगे देखें। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके, काइटिन और ये सब चीज़ से भरपूर होते हैं।
है ना। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में तेज होती है और किस में स्लो होती है, इन बात को हमें जानना है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है, उसके बारे में हम लोग जाने। उसके अलावा हम लोग उत्पादकता के बारे में भी देखे और डिकम्पोजिशन के बारे में भी देखे हैं। तो ये सब जो फ्री क्लासेस जो चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल नीट जोन KWD नाम से यूट्यूब चैनल है, इसमें चल रही है। और है ना, इसमें इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम और यहाँ पर हम लोग व्हाट्सअप बिजनेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो इसमें पढ़ने वाले जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। जो भी हम पढ़े हैं उसका नोट्स है ना, सेम टू सेम नोट्स कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी बच्चों जो देखने वाले हैं उनसे अनुरोध है कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह करना जरूरी है ना, क्योंकि तभी चैनल रीच होते हैं और आगे तभी ये सब वीडियो जो है अच्छे मतलब दिखाई देंगे। तो ये थोड़ा सा हेल्प भी हो जाता है, तो ये करने आना चाहिए जो भी देख रहे हैं उनको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।